नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण कानून राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के ढांचे को मतलब उसकी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये वो कानून है जो राजस्थान में नगर पालिकाओं के गठन से लेकर उनके कामकाज तक सब कुछ तय करता है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है इसकी संरचना को आसान भाषा में समझना। बिल्कुल, ये उन सब के लिए ज़रूरी है जो स्थानीय शासन को समझना चाहते हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक जानकारी से। ये कानून राजस्थान विधानमंडल ने पास किया था। हाँ, उस समय 13वीं विधानसभा चल रही थी, मतलब 2008 से 2013 का समय था वो। और उस वक्त के मुख्य लोग कौन थे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री? जी, राज्यपाल थे श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री थे श्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष थे श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, और ये सरकारी तौर पे घोषित कब हुआ? मतलब राज्यपाल की मंजूरी कब मिली? इसकी अधिसूचना यानी सरकारी सूचना और राज्यपाल की अनुमति दोनों एक ही दिन मिली, 11 सितंबर 2009 को। 11 सितंबर 2009। ठीक है। और लागू कब से हुआ? लागू होने में कुछ दिन लगे, ये 15 सितंबर 2009 से प्रभावी हुआ। 15 सितंबर। और इसका प्रकाशन वो कहाँ हुआ? इसका प्रकाशन हुआ राजस्थान सरकार के राजपत्र मतलब ऑफिशियल गजेट के भाग 4 क में। ये प्रकाशन जरूरी होता है किसी कानून को लागू करने के लिए। अब एक अहम सवाल, ये कानून लागू कहाँ होता है? ये पूरे राजस्थान राज्य में लागू होता है, बस एक जगह छोड़कर। कौन सी जगह? छावनी क्षेत्र, जिन्हें कैंटनमेंट एरियाज कहते हैं। वो इलाके जहां सेना रहती है, उनका प्रशासन अलग होता है। अच्छा। पर हाँ, इसमें एक नया डेवलपमेंट है, हाल का ही है। ओ, क्या है? 5 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है। क्या फैसला? उन्होंने छावनी अधिनियम 2006 की धारा 4 का इस्तेमाल करके नसीराबाद छावनी को राज्य के स्थानीय निकाय में मतलब नगर पालिका सिस्टम में मिलाने का निर्णय लिया है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में ये नगर पालिका कानून नसीराबाद जैसे छावनी इलाकों में भी लागू हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। दिखाता है कि ये कानून कैसे समय के साथ बदल सकते हैं या उनका दायरा बढ़ सकता है। हाँ, इस पर तो नजर रखनी होगी कि ये विलय कैसे होता है। सही कहा। चलिए, ये तो हुई बेसिक जानकारी और एक ताज़ा अपडेट। अब आते हैं इस कानून की संरचना पर। आपने बताया इसमें 17 अध्याय, 6 अनुसूचियां और 344 धाराएं हैं। जी हाँ, सुनने में काफी बड़ा लगता है। 344 धाराएं कम नहीं होती। बिल्कुल, 17 अध्याय, ये तो काफी विस्तृत है। हाँ, ये व्यापक तो है, पर इसकी संरचना काफी लॉजिकल है। अलग अलग अध्यायों में इसे बांटा गया है और हर अध्याय एक खास विषय पर फोकस करता है। तो एक तरह से ये शहर चलाने की पूरी गाइडबुक है जिसे अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये संरचना ही इसे समझने में हमारी मदद करती है। तो क्या हम इन 17 अध्यायों को कुछ मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, मतलब रटने के बजाय समझने के लिए? हाँ, बिल्कुल, ये अच्छा तरीका है। देखिए, शुरू के कुछ अध्याय जैसे अध्याय 2 से 6 तक वो नगर पालिका की क्या कहते हैं नींव रखते हैं। नींव कैसे? जैसे अध्याय 2 जिसमें धारा 3 से 50 तक है, वो बताता है कि नगर पालिका बनेगी कैसे, उसका शासन कैसे चलेगा। ठीक है, गठन और शासन। फिर अध्याय 3 धारा 51 से 66 वो उनके काम करने के तरीके, मीटिंग्स कैसे होंगी और वार्ड समितियों के बारे में है। वार्ड समितियां मतलब हर वार्ड के लेवल पर? हाँ, नागरिकों की भागीदारी के लिए। फिर अध्याय 4 धारा 67 से 75 नगर पालिका की संपत्ति की बात करता है, जमीन, बिल्डिंग्स वगैरह। संपत्ति, ओके। अध्याय 5 धारा 76 से 89A ये उनके वित्त मतलब पैसे और फंड्स के मैनेजमेंट पर है। फाइनेंस, बहुत जरूरी। और अध्याय 6 धारा 90 से 100 वो हिसाब किताब और उसकी जांच यानी ऑडिट से जुड़ा है। अच्छा, तो ये शुरू के 5-6 अध्याय हो गए जो नगर पालिका के बनने, उसके काम करने के तरीके, संपत्ति, पैसा और हिसाब किताब को देखते हैं। एक तरह से उसका बेसिक ढांचा। बिल्कुल सही, ये उसका फाउंडेशनल हिस्सा है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद वो अध्याय आते हैं जो नगर पालिका के मुख्य कामों और शक्तियों से जुड़े हैं। यहाँ अध्याय 7, 11 और 12 बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 7, 11 और 12, ठीक है। अध्याय 7 धारा 101 से 140 तक हमारे स्रोत में इसे नगर पालिका राज्य लिखा गया है,
पर असल में ये नगर पालिका राजस्व होना चाहिए, म्युनिसिपल रेवेन्यू। अच्छा, राजस्व मतलब टैक्स वगैरह। हाँ, कि नगर पालिका पैसा कहाँ से कमाएगी, टैक्स, फीस वगैरह। ये किसी भी संस्था की जान होती है ना। हाँ बिल्कुल। फिर अध्याय 11। अध्याय 11 धाराएं 159 से 199 तक ये नगरीय विकास और नगरीय योजना मतलब अर्बन डेवलपमेंट और प्लानिंग पर है। शहर का विकास कैसे होगा, मास्टर प्लान कैसे बनेंगे, ये सब। ये तो काफी बड़ा अध्याय लगता है, धारा 159 से 199। हाँ, क्योंकि शहरी नियोजन अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। फिर आता है अध्याय 12 धारा 200 से 297 तक। इसमें क्या है? ये नगरपालिका की शक्तियों और अपराधों से संबंधित है। मतलब नगरपालिका क्या क्या कर सकती है, जैसे अतिक्रमण हटाना, और कौन से काम अपराध माने जाएंगे, जैसे नियमों का उल्लंघन करना। ठीक है, तो ये 3 अध्याय राजस्व, विकास और शक्तियां, अपराध, ये नगरपालिका के मुख्य काम हो गए। हाँ, मोटे तौर पर पैसा कमाना, शहर का विकास करना और व्यवस्था बनाए रखना। और बाकी के अध्याय वो किस बारे में है? बाकी के अध्याय ज्यादातर प्रक्रियाओं, कुछ विशेष प्रावधानों और नियंत्रण से जुड़े हैं। जैसे अध्याय 8 है, धारा 141-151, वो शायद उधार लेने जैसे वित्तीय प्रावधानों पर है। स्रोत में बस उपबंध लिखा है तो थोड़ा अस्पष्ट है। अध्याय 9 धारा 152-155, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात करता है, पीपीपी मॉडल वगैरह। अच्छा, आजकल ये काफी चलता है। हाँ। अध्याय 10 धारा 156-158, आर्थिक और विकास योजनाओं से जुड़ा है। फिर एक अध्याय 12A भी है। 12A ये अलग से। हाँ। धारा 297A से 297H तक, ये संपत्ति के विरूपण निवारण पर है, मतलब डिफेसमेंट रोकना, जैसे दीवारों पर पोस्टर लगाना वगैरह। ये बाद में जोड़ा गया लगता है। ये तो अच्छी बात है, शहरों को साफ रखने के लिए। बिल्कुल। फिर अध्याय 13 धारा 298-308, वो कानूनी कार्रवाई, मुकदमे वगैरह से संबंधित है। अध्याय 14 धारा 309-327, राज्य सरकार के नियंत्रण की बात करता है। अच्छा, कंट्रोल मतलब राज्य सरकार नजर रखती है। हाँ, आखिर नगरपालिकाएं राज्य के अधीन ही काम करती हैं। फिर अध्याय 15 स्टाफ के बारे में है। अध्याय 16 नियम विनियम बनाने की प्रक्रिया बताता है। और अध्याय 17 में विविध मतलब बची खुची मिसलेनियस बातें हैं। वाह, इस तरह से देखने पर तो पूरी संरचना काफी साफ नजर आती है। नींव, फिर मुख्य काम और फिर प्रक्रियाएं और नियंत्रण। जी। आपने अध्याय 7 यानी राजस्व के महत्व पर जोर दिया था, और स्रोत बताते हैं कि इसी से जुड़ी 6 अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स भी हैं। ये क्या काम करती हैं? हाँ, ये अनुसूचियां बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ये असल में अलग अलग कामों के लिए मानक फॉर्म या फॉर्मेट्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। किस तरह के कामों के लिए? ज्यादातर राजस्व वसूली से जुड़े कामों के लिए। इनका मकसद है कि पूरे राज्य में एक रूपता रहे। अच्छा, कोई उदाहरण देंगे? बिल्कुल। जैसे पहली अनुसूची है जो धारा 108 से जुड़ी है। ये बताती है कि अगर नगर पालिका कोई टैक्स लगा रही है तो उसका नोटिस कैसा दिखेगा, और अगर किसी को उस पर आपत्ति है तो वो कैसे दर्ज होगी, उसका फॉर्मेट। इसी तरह दूसरी और तीसरी अनुसूची जो धारा 117 से जुड़ी हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने मतलब ट्रांसफर की सूचना देने के फॉर्मेट से संबंधित हैं। अच्छा। चौथी अनुसूची धारा 130, वो डिमांड नोटिस का फॉर्मेट है, बकाया पैसे मांगने का नोटिस। डिमांड नोटिस। ठीक है। पांचवी अनुसूची धारा 131, वो वारंट का प्रारूप देती है। और छठी अनुसूची धारा 133, वो जब्त की गई संपत्ति की लिस्ट और नोटिस का फॉर्मेट बताती है। तो मतलब ये अनुसूचियां ये पक्का करती हैं कि टैक्स वसूली जैसे मामलों में हर नगर पालिका एक ही तरह के कागजात और प्रक्रिया अपनाए। बिल्कुल सही। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, भ्रम कम होता है। ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि काम करने के व्यवहारिक औजार हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जरूरी। ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। अब एक और खास बात पर आते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो RPSC मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। हमारे स्रोत के अनुसार RPSC ने 31 अगस्त 2022 को एक पाठ्यक्रम जारी किया था जिसने इस अधिनियम के सारे अध्याय शामिल नहीं किए गए, कुछ चुनिंदा अध्याय हैं। अच्छा, ये जानना तो जरूरी है कि आयोग किन हिस्सों को ज्यादा महत्व दे रहा है। कौन कौन से अध्याय हैं? कुल 9 अध्याय चुने गए हैं। मैं नाम बताती हूँ। जी। अध्याय 2 नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन। ठीक। अध्याय 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति। ओके। अध्याय 4 नगर पालिका संपत्ति। अध्याय 5 नगर पालिका वित्त और निधि। वित्त जरूरी है। अध्याय 7 नगर पालिका राजस्व।
राजस्व भी। अध्याय 11 नगरीय विकास और योजना। विकास, हाँ। अध्याय 12 नगरपालिका शक्तियां और अपराध। शक्तियां। अध्याय 13 अभियोजनवाद आदि। कानूनी प्रक्रिया। और अध्याय 14 नियंत्रण। नियंत्रण, अच्छा। तो ये 9 अध्याय। हाँ, ये 9। अगर हम देखें कि ये कौन से अध्याय हैं, तो ये चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया लगता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या तर्क हो सकता है इसके पीछे? देखिए, ये ज्यादातर वही अध्याय हैं जिन्हें हमने अभी नींव और मुख्य कार्यों वाले हिस्से में गिना था। हाँ, बात तो सही है। गठन अध्याय 2, काम करने का तरीका 3, संपत्ति 4, वित्त और राजस्व 5 और 7, विकास 11, शक्तियां 12। ये सब तो कोर हैं। बिल्कुल। साथ में उन्होंने कानूनी प्रक्रिया अध्याय 13 और राज्य सरकार का नियंत्रण अध्याय 14 भी जोड़ा है। तो आरपीएससी का फोकस शायद उन चीजों पर है जो सीधे सीधे नगरपालिका के प्रशासन, उसकी माली हालत, विकास की दिशा और उसकी जवाबदेही तय करते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये वो हिस्से हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी के रोजमर्रा के काम या नगरपालिका की फंक्शनिंग को समझने के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बाकी अध्याय जैसे कर्मचारियों वाले या नियम बनाने वाले, वो शायद उतने सीधे प्रासंगिक नहीं माने गए। हो सकता है। ऐसा लगता है कि फोकस उन पहलुओं पर है जो नगरपालिका के बाहरी इंटरफेस और उसकी मुख्य जिम्मेदारियों से जुड़े हैं। गठन, काम, पैसा, विकास, शक्ति, कानूनी मामले और ऊपरी नियंत्रण। तो ये आरपीएससी पाठ्यक्रम हमें एक तरह से इशारा देता है कि इस बड़े कानून के कौन से हिस्से व्यावहारिक प्रशासन की नज़र से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सही कहा। ये परीक्षार्थियों के लिए तो गाइडेंस है ही, हमें भी ये बताता है कि अधिनियम के कौन से पहलू उसके कोर तत्व हैं। तो आज हमने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक तरह से बाहरी बनावट को समझा। जी। हमने देखा कि ये 2009 में लागू हुआ। इसमें 17 अध्याय, 6 अनुसूचियां और 344 धाराएं हैं। हमने ये भी समझा कि अध्यायों को रटने के बजाय उन्हें विषय के आधार पर समूहों में देखना बेहतर है। नींव, मुख्य कार्य, प्रक्रियाएं वगैरह। हाँ, और ये भी जाना कि 6 अनुसूचियां कैसे प्रैक्टिकल कामों में, खासकर राजस्व वसूली में, एक रूपता लाने के लिए फॉर्मेट देती हैं। और हमने आरपीएससी पाठ्यक्रम के लिए चुने गए 9 अध्यायों पर भी बात की और ये समझने की कोशिश की कि वो क्यों महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नसीराबाद छावनी वाले अपडेट को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। वो दिखाता है कि ये कानून स्थिर नहीं है, बदलते रहते हैं। ये सब तो हुई इस कानून की बाहरी रूपरेखा। एक तरह से हमने बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट देख लिया है। एकदम सही कहा आपने, ब्लूप्रिंट। लेकिन ब्लूप्रिंट देखना एक बात है और ये समझना कि हर कमरा कैसा है, उसमें क्या सामान है, लोग उसमें रहते कैसे हैं, वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, ये बात तो है। असली सवाल तो अब शुरू होते हैं। इन अध्यायों के अंदर असल में नियम क्या हैं, जैसे नगरपालिका टैक्स कैसे लगाती है और वसूलती है। अध्याय 7 में क्या तरीके दिए गए हैं। या शहरी विकास योजना अध्याय 11 वाली, वो बनती कैसे है, आम आदमी पर उसका क्या असर होता है। और नगरपालिका की शक्तियां अध्याय 12 वाली, उनका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है, कब इस्तेमाल होती हैं, कैसे होती हैं। बिल्कुल। ये संरचना समझना तो बस पहला कदम है। असली समझ तो तब आएगी जब हम इन प्रावधानों को उनके व्यावहारिक असर के साथ देखेंगे। सही है। तो आगे सोचने का बिंदु यही है। हाँ, कि ये कानून कागज पर कैसा दिखता है और जमीन पर ये शहरों के जीवन और प्रशासन को असल में कैसे चलाता है या प्रभावित करता है। इन दोनों के बीच का जो गैप है या जो तालमेल है, वही इसकी असली कहानी कहता है।